अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वली बादशाह, आप देख रहे हैं टेक फॉर नाइम। तो जैसा कि आप जानते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर हम आपके लिए बेहतरीन किस्म की वीडियोस लेकर हाज़िर होते हैं जहानिया सिटी के मज़ाफ़ात से मुख्तलिफ़ पर्सनैलिटीज़ की। तो आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और हार्ट टचिंग किस्म की स्टोरी लेकर हाज़िर हुए हैं। तो हमारे साथ एक पर्सनैलिटी मौजूद है, उनका तारुफ़ भी करवाते हैं, उनसे बात भी करते हैं। तो उनकी जानिब पढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के ऊपर क्लिक भी कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। तो बिना किसी इंतज़ार के बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की जानिब। तो हमारे साथ मौजूद हैं ज़िफ़ाफ़ स्टूडियो से जहानिया से मुशारफ भाई। हम उनसे बात करते हैं एक ख़ास किस्म के टॉपिक के ऊपर जो कि है उर्दू एक ज़ुबान का नाम है। इसके ऊपर मेरा दिल किया कि क्यों ना किसी ऐसी शख्सियत से बात की जाए जो उर्दू के बारे में हौना रखती हो, जानती हो, तो हम जानते हो उर्दू के बारे में। तो हम उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सर। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम में से हमें टाइम दिया। ठीक है जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आए हो मेरे पास और मुझे इस काबिल समझा कि भी मैं उर्दू के ऊपर कुछ बोलूँ। खैर मुशारफ भाई, उर्दू जो है हमारी कौमी ज़ुबान है, लेकिन इसके बावजूद हमारी आबादी के कम पेश 6 से 7% लोग ही उर्दू बोल पाते हैं। ठीक है, हम बचपन में घर में स्कूलों में उर्दू बोलते थे, लेकिन अब पंजाबी की तरफ हम आ गए हैं। मुशारफ भाई, हम ख़ुद स्कूल्स के अंदर उर्दू बोलते थे, लेकिन जैसे हम वक्त के साथ हम बड़े हुए तो हम पंजाबी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई। तो आप इस चीज़ को किस नज़र से देखते हैं? आप देखते हैं कि हमारी ज़ुबान के साथ, कौमी ज़ुबान के साथ कहीं ना कहीं ज़्यादती हो रही है या की जा रही है, या हम खुद कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, असल में पता क्या बात है, अगर हम पीछे पूरी हिस्ट्री में चले जाएं ना, अगर उर्दू की हिस्ट्री में चले जाएं तो उर्दू बहुत ही ज़्यादा जो ना इज़्ज़त रखने वाली ज़ुबान थी और है। जब बड़े सगीर में गोरा आ गया, गोरे ने भी जो ना उर्दू के लिए बड़ा काम किया, बहुत काम किया, ठीक है ना। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब 1947 आया, 1947 के बाद जो उर्दू ज़ुबान जो है ना वो उसको घर तो मिल गया, जैसे पाकिस्तान उसको एक घर मिल गया, लेकिन ये है कि हमारे अंदर से, हमारे माइंड से जो है ना अंग्रेज़ी का जो ग़ुलामी थी ना वो नहीं निकली। हमें फ़िज़िकली आज़ादी तो मिल गई लेकिन मेंटली आज़ादी नहीं मिली। हमारा माशरा दो चीज़ों में बट गया, एक जो है कि वो इंग्लिश बोलने वाला, एक जो है जो उर्दू बोलने वाला। मेरी नज़र में ये था, जो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि जो इंग्लिश बोलता है वो बहुत पक्का मुसलमान है, जो उर्दू बोलता है वो काफिर है। मतलब एक ये मेरी अपनी एक ऑब्ज़र्वेशन, इसको लेके मुशाहिदा लेके था। ये जो है ना, जब 47 आया, 47 के बाद हमारी सरकारी ज़ुबान जो है ना वो एक्चुअली में इंग्लिश ही थी, दफ्तरी ज़ुबान भी इंग्लिश थी, सिर्फ नाम की उर्दू रख दी गई, ये हमारी कौमी ज़ुबान है। ये हमारे आने वाली जितनी भी जो गवर्नमेंट थी या पीछे जितनी भी आ गई है, उन्हें चाहिए था कि उर्दू को आगे लेके आएँ, अपनी ज़ुबान को जितना आगे लेके आ सकें उस पर काम करते। जैसे देखें चाइना है, ठीक है ना, चाइना ने अपनी ज़ुबान को फ़रोग़ दिया। देखिए ज़ुबान जो होती है ना वो आपकी जो एक माशरा होता है ना उसकी पहचान होती है, ठीक है, और हर ज़ुबान का एक अदब होता है, लिटरेचर होता है। हमारी उर्दू ज़ुबान का बहुत वसी किस्म का लिटरेचर है, लेकिन किसी ने पढ़ा नहीं उसको, बहुत कम लोग हैं जो पढ़ते हैं, ठीक है ना। हमारे शहर जहानिया में भी बहुत ही कम लोग हैं जिसने जो लिटरेचर को पढ़ते हैं। उसके बाद फिर आगे दौर इस तरह का आ गया है कि भी ये फेसबुक है, सोशल मीडिया है, ठीक है ना, लोग सारे उसी पे लग गए, मुतालिया ख़त्म होना शुरू हो गया, किताब पढ़ना ख़त्म होना शुरू हो गया, ठीक है ना। असल में हमारी जो कौम है ना, उसने ही उर्दू को मार दिया, ठीक है ना, उन्होंने मार दिया, इसलिए अब वो बस ये सोशल मीडिया में फंस गए। उसके बाद इंग्लिश कोशिश है, बस उसी में लगे हुए हैं, इस तरह करके। उसके बाद हमारे स्कूल्स में भी ये है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल खुल गए हैं, ठीक है ना, उर्दू पीछे जाती रही। ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश ना बोलो। उर्दू जो है ना, उर्दू एक अदब है, उसमें बहुत ज़्यादा अदब है, बहुत ज़्यादा लिटरेचर है। उसको आप पढ़ेंगे आपको पता लगेगा कि भाई आपका माशरा कैसा है, आपकी सोच कैसी है। तो बस ऐसे है, मुझे लगता है कि भी उर्दू को हमने खुद ही मार दिया। बहुत यानी कि डीपली और सच्ची बात की आपने मुशारफ। इसके अलावा बहुत सारे मुबस्सरीन ऐसे हैं जो कि इसके ऊपर उन्होंने आवाज़ भी उठाई है। 71 में जब बांग्लादेश पाकिस्तान से सेपरेट हुआ
तो उसकी एक वजह ये भी वो कहते हैं कि इंडियन मुबस्सरीन थे, वो कहते हैं कि क़ायद मोहम्मद अली जिन्ना से एक मिस्टेक हुई है कि जब 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो क़ायद आज़म को चाहिए था कि बंगाली और उर्दू दोनों को नेशनल ज़बान का दर्जा देते, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक ही ज़बान को दर्जा दिया, उर्दू को। जो बंगाली थे उनको एहसास कमतरी का शिकार होने लगा ये कि हम भी तो पाकिस्तान का हिस्सा, हम तो यहाँ, हमारे यहाँ बंगाली बोली जाती है, तो हम उर्दू कैसे बोलें, और उर्दू को एक नेशनल ज़बान का दर्जा दे दिया गया। इस वजह से उनके अंदर एक जो जज्बात थे, कुछ इंडियन साजिश भी थी, और लेकिन इसके बावजूद वो सारा मामला वो आ गए 71 में वो हमसे अलग हो गया। तो इस चीज़ को आप किस एंगल से देखते हैं? क्या ये फ़ैसला वो दुरुस्त था 47 वाला, या जो बंगाली थे उनकी राय गलत थी? क्या सीन था ये? मुझे नहीं लगता कि कायद आज़म साहब से कोई गलती हुई है। इसका सिर्फ एक छोटा सा जवाब यही है कि अगर आप उस दौर के नोट उठा के देख लेना तो उसके ऊपर बंगाली में भी लिखा हुआ 1 रुपया, उसके ऊपर उर्दू में भी लिखा हुआ 1 रुपया। मुझे नहीं लगता कि कायद आज़म साहब जो है ज़्यादती कर सकते हैं बंगालियों के साथ भी और अपने यहाँ के जो उर्दू बोलने वाले उनके साथ भी। ये बिल्कुल कतन ऐसा नहीं है। बंगाली भी चलती थी और उर्दू भी चलती थी उस दौर में, जब तक हमारे साथ हमारा मशरक़ी पाकिस्तान रहा है। हमारी जो लॉलीवुड जो इंडस्ट्री थी उसमें जब भी कोई फ़िल्म बनती थी उसमें बंगाली में भी लिखा जाता था, उसमें उर्दू में भी लिखा जाता था फ़िल्म का टाइटल, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि भी ये ऐसे बस एक मुबालगा है कि भी कायद आज़म साहब ने गलती की या बंगालियों ने ये किया फ़लाँ किया। नहीं, उस वक्त जब ये मशरक़ी पाकिस्तान और ये अपना मगरबी पाकिस्तान जो था ये इकट्ठा ही था, और उर्दू और बंगाली दोनों ही ज़ुबानें जो थी ना ये बराबर थी, ऊपर नीचे नहीं रखा गया था। मुझे ऐसा लगता है, शायद मुझसे कोई गलती हो रही है उसमें बताने में, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि हम नोट उठा के देखेंगे तो उसमें बंगाली में भी लिखा हुआ है, उर्दू में भी लिखा हुआ है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि बंगालियों के साथ बाबा जी ने ज़्यादती की है? वो कहते हैं कि अगर दोनों को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा मिल जाता तो ये ज़्यादा बेहतर ना होता। तो था, लेकिन उर्दू कौमी ज़बान, तो वो उर्दू भी हमारी कौमी ज़ुबान थी और बंगाली भी हमारी कौमी ज़ुबान थी। असल में बात ये आ जाती है फिर दोबारा उधर, मैं आपको ज़रा थोड़ा सा बताऊँ। एक होती है ज़ुबान, एक होती है बोली। बोली होती है कुछ तबके की, ज़ुबान होती है पूरी कौम की। जो वो बंगाली थे वो भी हमारी कौम थी, ये पाकिस्तान वाले भी हमारी कौम थी। तो कौम की एक ज़ुबान होती है, वो होती है उर्दू, जो हमारे यहाँ चली है। वो एक इलाका था जहाँ बंगाली चलती थी। अब देखें वो बांग्लादेश बना, उनकी जो मादरी ज़ुबान वहाँ की जो कौमी ज़ुबान है वो बंगाली बन गई, ठीक है ना। वो भी पाकिस्तान का हिस्सा ही था, ठीक है ना। और वो हमारी पूरा एक हमारा मुल्क था, उसकी एक ज़ुबान ही होती है, ठीक है ना। एक पूरी जो एक कुछ तबका होता है ना उसकी ज़ुबान होती है। जैसे एक पंजाबी का तबका है वो पंजाबी बोलेगा, सिंधी का तबका है वो सिंधी बोलेगा, ठीक है ना। वहाँ पे वो पहाड़ी बैठे हैं वो पहाड़ी बोलेंगे, ठीक है ना। वो एक तबका है। लेकिन एक पूरी कौम जब आती है तो कौम की एक ही ज़ुबान होती है, वो उर्दू थी। बंगाली भी में भी, वहाँ भी बंगाल में भी उर्दू ही थी, यहाँ भी उर्दू थी। तो शायद मुझे लगता है कि शायद मैंने इस चीज़ का जवाब दे दिया है। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त आपने मुशर्रफ भाई बात की। मुशर्रफ भाई, इसके अलावा हर बंदे को अपने जो लैंग्वेज से बड़ी मोहब्बत होती है, जो उसकी मादरी ज़ुबान होती है। तो हम सुबह पंजाब में रहते हैं तो यहाँ पर अक्सर पंजाबी बोली जाती है। तो अगर हम उर्दू की फ़रोग़ की बात करते हैं तो फिर पंजाबी भाई हो जाते हैं, देखो जी हमारे पंजाबी कल्चर को दबाया जा रहा है। जब हम पंजाबी कल्चर की बात करते हैं तो हम उर्दू वाले सामने आ जाते हैं, पश्तो वाले। फिर इस तमाम चीज़ों किस तरह से मैनेज किया जा सकता है, मुतवाज़न सतह के ऊपर गामज़न किया जा सकता है आपके ख्याल में? यार ये फिर वही बात वापस दोबारा उसी चीज़ पे आ गए हम कि भी ये एक तबका है, उसने पंजाबी बोलना है। उनको मना नहीं किया जा रहा कि आप पंजाबी ना बोलें, आप बोलें पंजाबी। बात ये हो रही है कि उर्दू को पढ़ना क्या है। उर्दू के अंदर लिखा गया लिटरेचर, अदब क्या है, अहमद नदीम कासमी ने क्या लिखा है, या फैज़ ने क्या लिखा है, या इकबाल ने क्या लिखा है, ठीक है, या बड़े बड़े जितने राइटर्स हमारे गुजरे हैं उन्होंने क्या लिखा है, बाबा इशफाक ने क्या लिखा है, बानो कुदसिया ने क्या लिखा है, पीछे मुंशी प्रेमचंद पे आ जाए उन्होंने क्या लिखा है, ठीक है ना, राजेंद्र सिंह बेदी ने क्या लिखा है, बड़े बड़े मंटो ने क्या लिखा है, वो पढ़ें, ठीक है ना। उनको पढ़ेंगे, उर्दू से मोहब्बत हो जाएगी। पंजाबी आप बोलते रहें, मैं खुद पंजाब का हूँ, मैं पंजाबी भी बोलता हूँ, लेकिन उर्दू में एक लिटरेचर है। हम उस लिटरेचर को पढ़ेंगे, हमें पता लगेगा कि हमारा माशरा कैसा है, हमारे माशरे का रहन सहन कैसा है, और वो किस तरह से रहता था या रहता है, ठीक है ना। इस तरह से अब हम अगर बानो कुदसिया का उठा के देख लेते हैं या बाबा इशफाक का उठा के देख लेते हैं, तो उन्होंने हमारे माशरे को एक अलग नज़रिए से हमारे सामने पेश किया, जिसमें तसव्वुफ़ भी है। हम मंटो को उठा के देखते हैं तो मंटो ने उर्दू के ज़रिए
बताया गया कि भाई माशरा कैसा है, जिसमें उसने औरत के बारे में बताया कि भाई किस तरह से औरत को देखा जाता है या उसका मकाम क्या है या उसको किस तरह से यूटिलाइज़ किया जाता है। अब देखें, हम राजेंद्र सिंह बेदी है, वो पाकिस्तान बनने से पहले के अदीब हैं तो वो पंजाबी, राजेंद्र सिंह बेदी पंजाबी हैं, लेकिन उन्होंने उर्दू में लिखा, उन्होंने सारा कुछ पंजाबी में क्यों नहीं लिखा? ठीक है ना, यही चीज़ है। जैसे अब पंजाबी शायर आ जाते हैं, पंजाबी लोग भी आते हैं, पंजाब अपनी पंजाबी का भी बड़ा प्यारा लिटरेचर है। वो एक शायर हैं जिनका वो एक नज़म है, मैं हमेशा देर कर देता हूँ, मुनीर नियाज़ी साहब, वो एक्चुअली पंजाबी के शायर हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन पंजाबी लिटरेचर भी किसी ने नहीं पढ़ा। ठीक है, हमारा जो ये माशरा है पंजाबी का, पंजाबी लिटरेचर पढ़ के देखें, बहुत मज़ेदार। अनवर मसूद, ठीक है ना, वो पंजाबी पढ़ें, उनको पढ़ें, वो तो उन पर डिपेंड है ना कि वो पढ़े तो सही एक दफ़ा, लिटरेचर को तो पढ़ें। चलो मैं छोड़ देता हूँ, उर्दू ना पढ़ें, पंजाबी का लिटरेचर पढ़ लें, जो पश्तून है, पश्तून का जो लिटरेचर वो पढ़ लें। अब बंगालियों की बात कर रहे हो, बंगालियों का और रविंद्रनाथ टैगोर का लिटरेचर पढ़ें। बात ये है कि आप अपनी ज़ुबान में पढ़ें तो सही, लिटरेचर पढ़ें, किताब खोल के तो देखें। भाई सर, आपके ख्याल में इल्लामा इकबाल बहुत बड़ी शख्सियत का नाम है, उनकी जो पोइट्री है वो एक्सप्लेनेशन ऑफ द होली कुरान की यानी कि एक्सप्लेन है, लेकिन मिर्ज़ा गालिब जो है वो भी नो डाउट बहुत बड़ा शख्सियत का नाम है। तो आपके ख्याल में गालिब और इकबाल का कंपैरिजन बनता है? एक ना माइलस्टोन है, हम एक सड़क पे जा रहे होते हैं ना, तो उस पर एक वो माइलस्टोन लगा होता है कि भी लाहौर इतने किलोमीटर दूर, कामों की इतने किलोमीटर दूर। तो ना ये एक माइलस्टोन चलता आया था इन शायरों का, वो मीर तक की मीर आए, उनका एक टाइम गुजरा, एक माइलस्टोन चलता है, उसके बाद आगे एक माइलस्टोन आता है, मिर्ज़ा गालिब इतने किलोमीटर दूर, फिर मिर्ज़ा गालिब साहब आते हैं, वो फिर चलता आता है, फिर इकबाल आते हैं, फिर एक इकबाल का माइलस्टोन चलता जाता, फिर आते हैं फैज़ अहमद फैज़ साहब। हर किसी ने अपने दौर में क्लास का काम किया है। मुझे नहीं लगता कि कंपैरिजन बनता है किसी भी शायर का या किसी भी अदीब का किसी दूसरे अदीब से। अगर देखा जाए तो मीर तकी मीर ने लिखा, मीर ने भी लिखा तो उन्होंने रोमांटिक पोइट्री भी लिखी जिसमें रोमांस भी था, उन्होंने तसव्वुफ़ के ऊपर भी लिखा जिसमें डायरेक्ट अल्लाह के साथ लो है। यही चीज़ गालिब ने भी की। ये गालिब का वो शेर है, इसमें ज़ाहिर सी बात है गालिब ने वो कहा है, ये मसाइल तसव्वुफ़ और ये तेरा बयान गालिब, हम तुझे वली समझते गर ना बादा ख्वार होता। तो इकबाल तो अच्छा, इकबाल को अगर देखें तो इकबाल साहब ने भी रोमानियत पे भी लिखा, फिर उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी पोइट्री में आगे वो अपडेट होती गई उनकी पोइट्री, तो वो फिर डायरेक्ट जाके वो भी तसव्वुफ़ से मिल गए। फैज़ साहब का भी यही है, फैज़ साहब ने भी लिखा तो शुरू में रोमानियत में लिखा, आहिस्ता आगे जाके वो भी डायरेक्ट ऊपर जाके मिल गए। यानी कि आप कहते हैं कि मंज़िल सब की एक थी, रात से जुदा जुदा है? हाँ, ये कह सकते हैं। उनका जो है ना मंजिलें एक ही थी, रास्ते उनके जुदा जुदा थे, वो उनकी सोच और थी, उनकी सोच और थी, लेकिन जगह हर जगह मिलती एक जगह ही थी। सर, अगर मंटू की बात करें, सादत हुसैन मंटू साहब जो हैं, उनके जो अफसाना नगारी है, उनके अंदर फैज़ अहमद फैज़ उनके ख़िलाफ़ भी थे उनके अफसाना नगारी के, तो उनका जो मवाद था थोड़ा सा फहश टाइप का, इसको उनके ऊपर अदालतों के ऊपर केसेस भी होते रहे, जैसा कि ठंडा गोश्त के ऊपर पाकिस्तान के पाबंदी भी लगी, सारा मामला लगा। तो मंटू का आगे जो मौक़िफ़ था कि अब उर्दू को चेंज होना चाहिए, मसाइल जिस तरह से क्रिएट होते हैं उनको हम खूबसूरती का लबादा उड़ाकर पेश नहीं करना चाहिए, जिस तरह के वो मसाइल हमारे मुआशरे में पेश आ रहे उन्हें वैसे ही पेश किया करना मेरा जुर्म है, तो ये मैं जुर्म करता रहूँगा। इस चीज़ को आप मंटो की किस नज़र से देखते हैं? वाह, मंटो की क्या बात है। ठीक है जी, ये आपने खुद ही इस बात का जवाब दे दिया। ठीक है जी, मंटो एक तहरीक चली थी, उस तहरीक का नाम था, पहली बात तो मैं ये बता दूं, आपने 2-3 सवाल इसमें किए हैं, जैसे कि फैज़ साहब जो उनके ख़िलाफ़ थे, तो वो ख़िलाफ़ नहीं थे फैज़ साहब। जब अदालत में बुलाया गया उनसे, क्योंकि अदालत उन पे वो केस हुआ था, आई थिंक वो ठंडा गोश्त का, इस तरह करके, जब फैज़ साहब को बुलाया गया तो फैज़ साहब से सिर्फ ये पूछा गया था कि भाई आया कि इनका जो अदब है वो अदबी तकाज़ों पे पूरा उतरता है कि नहीं। तो फैज़ साहब ने कह दिया नहीं। फैज़ साहब ने उनकी लिटरेचर को एक अलग तरीके से देखा, उनको नहीं ठीक लगा, उन्होंने बोल दिया नहीं। फैज़ साहब को उनकी कोई ज़ाती दुश्मनी थी, असल में वो अदब के ऊपर बात हो रही थी, तो फैज़ साहब समझते थे कि भाई अदब के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। उनको लगता था कि भाई ये जो ना अदब के तकाज़ों पे पूरा नहीं उतरता इनका अदब, तो उन्होंने कह दिया नहीं।
फैज साहब उनसे नाराज़ नहीं थे। हाँ, वो अलग बात है कि मंटो साहब नाराज़ हो गए थे उनसे। और दूसरी बात ये है कि भी मंटो शायद पाकिस्तान में ना आते तो अच्छी बात था, वो हिंदुस्तान में रहते तो ज़्यादा बेस्ट था, क्योंकि वहाँ उनके टैलेंट की कदर थी। यहाँ आके तो उनके ऊपर बेचारों के ऊपर वो फहश के मुकदमे डाल दिए, उनको पागल खाने भेज दिया, पता नहीं क्या क्या उनके साथ किया है। ठीक है, बाकी रह गई उनकी अफसानों की बात, तो वो फहश नहीं थे। हालांकि मैं फैज़ साहब का भक्त हूँ, लेकिन उनके अफसाने फहश नहीं थे। उन्होंने लिटरेचर में ये दिखाया, ये बोला। अब मैं अगर बोलता हूँ वो जैसे एक जगह में वो बोला है कि अब ये बोलना तो नहीं चाहिए लफ्ज़, लेकिन बोलते हैं हम आते जाते रोज़ एक दूसरे से बात करते हुए गाली देते हैं, एक दूसरे को देते हैं। वो चीज़ उन्होंने लिख दी तो वो गलत हो गया, ये सोचना चाहिए। ठीक है ना, उन्होंने जो देखा वो लिख दिया। अब वो देखने वाले उनके अफसानों में सबसे पहले लिखा ही ये चीज़ होगा कि अगर मेरे किसी को अफसाने समझ नहीं आते तो वो ना पढ़े, और अगर किसी ने पढ़ने हैं तो वो अपनी नज़र से मज़हब की ऐनक उतार कर फिर मेरे अफसाने को पढ़ें। फिर उनसे वो कहेंगे, वो कहते हैं कि भी मैं स्याह है बोर्ड है, उस पर ना एक लाइन मार देता हूँ सफ़ेद, उससे उसकी स्याही और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है। ये मंटो कहते हैं। ये मंटो एक बहुत बड़ा राइटर था। ऐसी बात नहीं कि उन्होंने हर चीज़ में फहाश डाली, फहाश नहीं डाली। जो उन्होंने देखा वो बता दिया, वो लिख दिया। ठीक है ना। अब उनके अफसाने हैं टोबा टैक्सिंग पढ़ो, बड़ा ही अखीर किस्म का अफसाना है, उसमें कहीं भी फहाश नहीं है। हाँ, एक दो अफसाने उन्होंने इस तरह के लिख दिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो फहाशी बोलते हैं। वो खुल के बोलने वाला बंदा था, वो फहाश नहीं था। इस तरह से बहुत ज़बरदस्त आपने बात की मुशारफ भाई। लास्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ख़तरनाक भी है, करना चाहूँगा। हमें अपने बच्चों को बाई फोर्स उर्दू ज़ुबान बुलवानी चाहिए, या वक्त के साथ साथ वो ख़ुद उनकी जो मर्ज़ी पंजाबी बोलने हैं कि हमारा पंजाब में हम रहते हैं, या किस तरह करना चाहिए? मैं कह रहा हूँ कि बच्चों को ज़बरदस्ती तो करना ही नहीं चाहिए। देखें, उनको माहौल मिलना चाहिए घर में। बच्चे को घर में जिस तरह का माहौल मिलेगा वो वही करेगा। एक घर में अगर पेरेंट्स नमाज़ पढ़ते हैं ना तो बच्चा देख के वो करेगा। एक घर में एक जो पेरेंट्स हैं या वालिद है या वालदा, अगर वो आर्टिस्ट है, सिंगर है, वो तो घर में म्यूज़िक करेंगे तो बच्चा वो देख के करेगा। इसी तरीके से ये है कि भी अगर आप घर में उनको आदत डालेंगे ना बच्चों को लिटरेचर पढ़ने की, बात हो रही है लिटरेचर पढ़ें, चाहे वो इंग्लिश बोले, चाहे वो पंजाबी बोले, चाहे वो फ़ारसी बोले, बात ये कि वो लिटरेचर को पढ़े, उर्दू के अदब को पढ़ें। उससे इंसान का जो है ना मेंटल लेवल बढ़ता है, सोच वसी होती है, उसको अपने पिछले और आगे आने वाले माशरे के बारे में पता लगता है। तो ये है, मुझे लगता है कि भी उनको फोर्स नहीं करना चाहिए किसी को। उनके सामने माहौल ऐसा क्रिएट कर दिया जाए कि वो बच्चा खुद से करे। बच्चे को कह दें कि भी हाँ, आप रात को मुताला करें, आप रात को एक बुक पढ़ के सोएं। जो गोरा है वो रात को बैठ के अपने बच्चों को एक कॉमिक सुना के सुलाता है। हमारे यहाँ है कि भी वो माँ ने हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया है, बस वो बच्चा मोबाइल पे लगा और उसके मुंह में रोटियां डाली जा रहे, बच्चे ने तो वही देखना। तो मैं कह रहा हूँ कि उसको जैसा माहौल दिया जाएगा वो बच्चा उसी माहौल में ढलेगा। ठीक है, सरफराज अहमद का बेटा बैट्समैन बनेगा क्योंकि वो उसको माहौल दे रहा है। ठीक हो गया। इसी तरीके से है कि अगर जो आर डी बर्मन, एस डी बर्मन, जो बहुत बड़े कंपोज़र, म्यूज़िक कंपोज़र थे, उनका बेटा भी आगे कंपोज़र ही बना क्योंकि उन्होंने छोटे से एज में उसको ला के बैठा के म्यूज़िक करवाना शुरू कर दिया। तो उससे उसका वो माहौल मिला और उससे वो उसी में ही ढलता चला गया। उर्दू भी यही है, लिटरेचर भी यही है कि घर में आप दोगे तो करेंगे। हमारे इसी तरह ही होता है। हमारे बड़े बड़े जितने भी शोरा हैं, जैसे अनवर मकसूद लगा लें, उनका आगे बच्चा है बिलाल मकसूद, वो जो जिसका बैंड है स्ट्रिंग्स के नाम से, उनको अगर देखें तो वो भी अपने बाप की तरफ देख देख के ही उन्होंने अदब में आना शुरू किया। फैज़ साहब के बच्चे, फैज़ साहब की जो बेटी थी वो भी आगे इसी तरीके से आगे आई। घर में माहौल जो मिलता है ना वो चीज़ है। तो मेरे ख्याल में यही कि बच्चे को माहौल दिया जाए तो वो खुद ब खुद ही उसी में वो जो ना आके उसमें ढल जाता है। ज़बरदस्ती से कुछ भी नहीं कुछ कर सकता। ज़बरदस्ती से जानवर को भी मारेंगे तो वो नहीं ट्रेंड होगा। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उर्दू अदब के बारे में, ठीक है ना, जितना मेरे अंदर था वो मैंने आपको बता दिया। अगर किसी को कोई मेरी किसी चीज़ के बारे में लगा होगा भी मुशारिब ने ये बात ठीक नहीं कही, ये बात इस तरह होनी चाहिए थी, तो वो मुझे ज़रूर बताए कभी मिल के, ठीक है ना, मुझे सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि हमारे जहानिया में बहुत बड़े बड़े लोग, डॉक्टर जवेद असगर साहब हैं, उनसे वो माशाल्लाह PhD उर्दू में, तो
आप उनसे कभी मिलेगा, वो बहुत बड़ी प्यारी प्यारी बातें आपको उर्दू के बारे में बताएंगे। मैं तो कुछ भी नहीं, मेरे पास जो था वो मैंने आपको बता दिया, जो मेरा एक माइंड था। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, जो कि उर्दू अदब के ऊपर यानी कि मुनहसर थी। तो अगली वीडियो के लिए नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो जो हमने आप तक पहुंचाई, जो कि उर्दू अदब के ऊपर मुनहसर थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस तरह की बेहतरीन वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।